गुड इवनिंग बच्चों। एक एक दिन जा रहा है बेटा, और एक एक दिन क्लोज आता जा रहा है। आज तारीख है हमारी कितनी? 27। 21 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट है। लगभग 25 दिन का समय आपके पास है। इस 25 दिन में हर चीज को क्लियर करना है, पढ़े हुए को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, और ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से हैंडल किया जा रहा है उस पर भी थोड़ा काम करना है। बेटा अभी तक आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं आपके स्कूल एजुकेशन के क्लास 1 से लेकर 12 तक के, वो सारे के सारे ऑफलाइन दिए हैं, कॉपी पेन में दिए हैं। डिजिटल युग में थोड़ा बहुत एडवांस होना पड़ेगा और इस समय के साथ चलना पड़ेगा, इसलिए हमारे दिमाग में ये चीज बैठे। हालांकि इसको लेके इतना हवा ना बनाया जाए। थोड़ा बहुत आप मोबाइल चलाना जानते हैं, और मोबाइल चलाना थोड़ा बहुत नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां पे आपको जो डेस्कटॉप मिलेगा उसके साथ में माउस मिलेगा, और उस पे आपको एग्जाम देना है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप अगर आधा घंटा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये 25 दिन आप बर्बाद नहीं करें, इनमें अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन करें, और जब आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन जहां जिस यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे हैं वहां पे श्योर होगा। कोई नहीं रोक सकता अगर आपने मेहनत की है तो। अगर मेहनत नहीं की है तो तुक्का नहीं लगेगा बेटा, ये बात भी श्योर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानवीय पूंजी निर्माण। मानवीय पूंजी निर्माण बड़ा अच्छा चैप्टर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानवीय पूंजी निर्माण। क्या है मानवीय पूंजी निर्माण, इसके बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे। उससे पहले एक आध डेफिनेशन बेटा देख लेते हैं, उसके बाद में जो है ना बताएंगे हम क्या चीज है। जीएम मायर एक प्रोफेसर, जीएम मायर नाम इनका है। इनके अनुसार मानवीय पूंजी निर्माण से अभिप्राय, मानवीय पूंजी निर्माण से मतलब व्यक्तियों की संख्या के अधिग्रहण से। एक तो व्यक्तियों की संख्या से, उनके अधिग्रहण से, या उनमें वृद्धि से है। कौन से व्यक्ति? जिनके पास स्किल हो, क्या हो? दक्षता हो। जिनके पास दक्षता हो, जिनके पास शिक्षा हो, या जिनके पास अनुभव हो। इन लोगों का अधिग्रहण या वृद्धि करना जो है वो मानवीय पूंजी निर्माण कहलाता है। क्या समझे? प्रोफेसर जीएम मायर ने कहा कि मानवीय पूंजी निर्माण से मतलब उन लोगों का अधिग्रहण करना है। अधिग्रहण का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक्वायर करना,
कहीं ना कहीं से उन व्यक्तियों को लाना, जैसे 10 आदमी हम छांट छांट के हमारी कंपनी के लिए लेके आए, जिनके पास स्किल है, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो अधिग्रहण है उनका। कंपनी ने उन 10 आदमियों का क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। और उन 10 आदमियों में और ग्रोथ और वृद्धि कर ली, जो इंक्रीज कर दिया उन्होंने, 5 आदमी और कर लिए, तो वृद्धि है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्किल हो, दक्षता है, मतलब और शिक्षा है और अनुभव है, ऐसे लोगों का अधिग्रहण करना जो देश के आर्थिक या राजनीतिक विकास के लिए समीक्षापूर्ण है, बढ़िया है, कारगर है, तो ये जो है वो मानवीय पूंजी निर्माण है। मानवीय पूंजी निर्माण जैसे पूंजी निर्माण की बात हम करें एक बार के लिए, मानवीय पूंजी निर्माण क्या है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको उदाहरण से समझेंगे कि बेटा देखिए, दो प्रकार की पूंजी हो सकती है हमारी। एक तो ह्यूमन कैपिटल और एक नॉन ह्यूमन कैपिटल, यानी मानवीय पूंजी और एक गैर मानवीय पूंजी। गैर मानवीय पूंजी मानवों से हटके, जैसे आपके कोई भी यंत्र वगैरह लगा लिया हमने, कच्चा माल लाया, ये सारा गैर मानवीय पूंजी है। और मानवीय पूंजी में हम आते हैं, तो मानवीय पूंजी जो है, ये जो चीजें हैं ना, ये तो पूंजी निर्माण में केवल टूल का काम करते हैं, यानी ये यंत्रों का काम करते हैं। ये पूंजी निर्माण को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है इनसे। और ये जो है ना, ये जरूरी चीज है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसके बिना हो सकता है थोड़ा बहुत काम चल जाए। कहने का मतलब मानवीय पूंजी जो है किसी भी क्षेत्र में उत्पादकता में बहुत ज्यादा वृद्धि लाती, इसकी बजाय। कहने का मतलब आपके पास पैसा है, आपने किसी भी बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगा दिया, अकेला पैसा लगा दिया, आपके पास स्किल्ड पर्सन नहीं है, आपके पास अच्छे दिमाग वाले स्किल्ड पर्सन नहीं है, आपके पास दक्ष व्यक्ति नहीं है, तो क्या आप उसमें सफल होंगे? आपने एक कोचिंग क्लास स्टार्ट की और उस कोचिंग में आपने बिल्डिंग्स बना दी बड़ी बड़ी, बेटा बड़ी बड़ी क्या बना दी आपने? बिल्डिंग्स बना दी। लेकिन उस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पढ़ाने के लिए बढ़िया बढ़िया, खूबसूरत खूबसूरत, अच्छे दिमाग वाले, बड़े प्यार से पढ़ाने वाले टीचर, किसके जैसे? नहीं बोलूंगा। वो अगर नहीं होंगे तो वो क्लास आपकी नहीं चलेगी अकेले पैसे से। और पैसा थोड़ा कम है, लेकिन जिस टीचर का नाम हम ले रहे हैं ना, उसके जैसे कई सारे टीचर्स हैं कि आप थोड़ा बहुत पैसा कम मिल जाएगा हमको, कोई बात नहीं, हमें जो है इन क्लासेस को बहुत आगे तक लेके जाना है, तो वो क्लास सफल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट कौन हुआ? मानवीय पूंजी की गैर मानवीय पूंजी? मानवीय पूंजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? अब एक टी डब्ल्यू शुल्ज की बात आती है। टी डब्ल्यू शुल्ज, इनके अनुसार मानवीय संसाधन का अगर डेवलपमेंट करना है, मानवीय संसाधन का अगर विकास करना है, तो उसके 5 तरीके हैं मानवीय संसाधन का विकास करने के। आई एम ह्यूमन रिसोर्स, डू यू नो? सबसे पहले क्या चाहिएगा? मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं बीमार होऊंगा तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं। तो इसको विकसित करने के जो 5 तरीके हैं, उनमें सबसे पहला जो है वो ये है स्वास्थ्य सुविधाएं। कौन सी सुविधाएं बेटा? स्वास्थ्य सुविधाएं।
क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो व्यक्ति में क्या होगा, दमखम होगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दिमागी हेल्थ और शारीरिक हेल्थ दोनों जरूरी हैं। अगर टेंशन दिया जाओगा ना, समझे क्या कह रहा हूं मैं? मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और क्लास में चल रहा तेरे प्यार में दिल दीवाना है, और इधर गुरुजी बन गए, दिमाग खराब होता है। तो मेंटल हेल्थ डाउन होगी, आपको वो स्किल, वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा। जोश, उपयोगिता, दमखम, ताकत, मानसिक स्वास्थ्य, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है मेडिकल फैसिलिटीज, दूसरी है काम में जो लोग लगे हुए हैं उनको प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है बेटा। किसकी जरूरत पड़ती है? प्रशिक्षण की। क्या ट्रेंड हैं? क्या उस काम में लगे हुए व्यक्ति अच्छी तरह से प्रशिक्षण लिए हुए हैं? क्या उस व्यक्ति, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे टीचर लग गए जिन्होंने जो है ना अच्छे से प्रशिक्षण नहीं लिया हो और क्लास में जाकर इरिटेट होते हो, हमेशा ही जो है ना डंडे के दम पे पढ़ाते हो, मुर्गा बनाओ, पीटो, कूटो, ठोको, निकाल दूंगा, टीसी काट दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, सुधर जाओ, वो कर दो। मीन्स उनकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी है। अगर अच्छे मानवीय रिसोर्सेज आपको तैयार करने हैं तो अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। हम बड़े अच्छे से प्रशिक्षित हुए हैं, इसलिए बड़े अच्छे से टीचर हैं। समझे? समझे ना बेटा? समझे ना? समझ लेना, हम बड़े अच्छे टीचर हैं। हम बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से, सबसे। कोई एक आध खुश मत हो जाना, है ना? वो देखो, वो उधर से कोई एक बच्चा खुश हो रहा है ना, कि सर मेरे लिए कह रहे हैं। सबके लिए कह रहा हूं। तीसरी बात, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले उसकी प्राथमिक शिक्षा, उसकी माध्यमिक शिक्षा और उसकी कॉलेज एजुकेशन वाली शिक्षा, जिसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा, क्या ये ढंग से हुई है? प्राइमरी में ढंग से कौन पढ़े हो, माध्यमिक में अच्छे से नहीं हुआ, इसमें फेल हो गया, या हायर एजुकेशन में जाके व्यक्ति फेल हो गया, तो वो अच्छी मानवीय पूंजी निर्माण में योगदान नहीं दे पाएंगे। चौथी बात, ये सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी प्रौढ़ों के लिए कुछ शिक्षा, अडल्ट्स के लिए जो है कुछ एजुकेशन के प्रोग्राम चलाए गए, और वो भी जो है ना विशेष अलग अलग सेक्टर्स में जो है कृषि के सेक्टर में, उद्योग के सेक्टर में इनको वापस से एजुकेट किया गया, इनको वापस से नॉलेज दिया गया। इनका भी जरूरी चीजें हैं। इनके कुछ विस्तार कार्यक्रम चलाए गए, एक्सटेंशन प्रोग्राम, वो है। और पांचवा है, बदलते हुए काम के लिए, काम की प्रकृति बदलती है, आज काम कैसा है कल आने वाले समय में काम कैसा होगा, तो बदलते हुए काम के अवसर के अनुसार जो समन्वित हो जाएं, जो एडजस्ट हो जाएं, ऐसे जो परिवार हैं वो माइग्रेट कर पाए वहां पे। जैसे आज दिल्ली में है और दिल्ली से हमें मुंबई में चाहिए, तो वहां भी कुछ माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएं। तो ये जो इस तरह से जो है हमारा मानवीय संसाधन विकसित किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि लोग संसाधन कैसे बनते हैं। लोग संसाधन कैसे बनते हैं, यानी हमने अभी तक जो देखा ना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात जब हम करते हैं ना बेटा, तो हमने आदमियों को किस फॉर्म में देखा? श्रम, लेबर। कहने का मतलब आदमी क्या है?
लेबर है बस। लेकिन उस लेबर, ये भी लेबर है और ये भी लेबर है। पहले तक हमने ये माना कि ये भी उतना ही स्किल रखता है और ये भी उतना ही स्किल रखती है, लेकिन धीरे धीरे अवधारणा जो है वो बदली है। अवधारणा बदली कैसे है? केवल ये लेबर नहीं है, इनके पास और स्किल है और ये काम की नेचर को बदल सकते हैं और काम में बहुत सारा परिवर्तन ला सकते हैं। किसी भी उद्योग में, किसी भी फर्म में अगर आपका ये व्यक्ति या ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है तो अकेला पूरा जो सिस्टम है उसका, उसको बदल सकता है और व्यापार में या किसी भी काम में अभूतपूर्व लाभ जो है वो कमा सकता है। इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, या कोई भी क्षेत्र में खेती की बात कर लें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, जहां भी हमने देखा होगा कि पूंजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये लोग हैं। ये जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये, इसके पास स्किल आएगा, इसके पास एजुकेशन आएगा। व्यक्ति जब जन्म लेता है ना बेटा, तब उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो नंगा आता है। ना उसके पास बहुत ज्यादा ब्रेन है, ना उसके पास एजुकेशन है, ना उसके पास स्किल है, ना उसके पास ट्रेनिंग है। धीरे धीरे बड़ा होता है और उसको हम लोग दिशा देते हैं, और वो किस दिशा में जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा भटक भी गया तो उसको सही दिशा दी जा सकती है। बच्चा किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा से उसको वापस लाया जा सकता है एक अच्छे तरीके से। एक अच्छा वेल ट्रेन्ड टीचर अगर है ना, तो एक भटके हुए बच्चे को वापस सही दिशा में ला सकता है। यानी वो ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है अगर उसको सही दिशा में लाने वाले लोग हैं या सही दिशा में लाने वाला माहौल है। ये बात हो गई आपकी लोग संसाधन कैसे बनते हैं। अब मानवीय पूंजी निर्माण की जो भूमिका है उसकी बात करेंगे। मानवीय पूंजी निर्माण की भूमिका। मानवीय पूंजी निर्माण की भूमिका की जब बात हम करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि मानवीय पूंजी निर्माण का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। ये रिसेंट ओरिजिन है, ये बहुत पहले नहीं आया, बहुत अभी थोड़े दिन पहले ही आया। ये है, यानी भौतिक पूंजी संचयन आपको करना है ना, भौतिक पूंजी को इकट्ठा करना है, भौतिक पूंजी को कमाना है, तो इसके लिए आपको मानवीय पूंजी की जरूरत पड़ेगी। गैलब्रेथ, एक भाई साहब जिनका नाम गैलब्रेथ, लिख लो, जिनका नाम गैलब्रेथ, इन्होंने क्या कहा कि अपने पूंजी विकास का अधिकांश भाग, किसका अधिकांश भाग? पूंजी विकास का अधिकांश भाग किससे प्राप्त करते हैं हम? भौतिक पूंजी से प्राप्त नहीं करते हैं या पूंजी निवेश से प्राप्त नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि पूंजी विकास का अधिकांश भाग हम पूंजी निवेश से प्राप्त नहीं करते हैं, यानी पैसा लगा के प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि किस में निवेश से प्राप्त करते हैं? व्यक्तियों में निवेश से, या उन्नत या समृद्ध व्यक्तियों द्वारा लाए गए सुधार जो हैं उनके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। व्यक्तियों में निवेश करेंगे और उन्नत या समृद्ध व्यक्ति जो हैं, किसके जैसे, समझ रहे हैं आप, उनमें जो है उनके द्वारा लाए गए सुधार के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई गैलब्रेथ साहब की। कुछ ऑब्जर्वेशन है बहुत
मानवीय पूंजी निर्माण की भूमिका पर जो प्रकाश डालते हैं, कुछ अवलोकन अर्थशास्त्रियों ने किए कि जो मानवीय पूंजी निर्माण की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को हम देखेंगे। सबसे पहली बात है कि मानवीय पूंजी निर्माण जो है वो अल्पविकसित देशों में कुल वातावरण में परिवर्तन ला सकता है। पहला बिंदु, कुल वातावरण में परिवर्तन ला सकता है। कोई भी अल्प विकसित देश है जहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है और वहां पे अगर अच्छी पूंजी निर्माण हो, मानवीय पूंजी निर्माण हो, तो वहां की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा विकसित हो सकती है। वो अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ेगी क्योंकि वहां पे इस तरह का ब्रेन तैयार होगा, इस तरह का मस्तिष्क वाले लोग तैयार होंगे जो उसको इकोनॉमी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। वहां पे एटीट्यूड्स की बात आती है, वहां पे मोटिवेशंस की बात आती है। हर तरह से वो अपने प्रयास करेंगे और वो लोग क्या करेंगे, वो आर्थिक मामलों को जो है वो अधिक प्रेफर करेंगे कि आर्थिक मामलों में पैसा लगाया जाए, कहां पे क्या किया जाए, कौन से काम किए जाएं जिससे हमारा देश जो है वो आर्थिक प्रगति करे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करे। तो पहला है कुल वातावरण में परिवर्तन की बात। दूसरा है, जहां पे मानवीय पूंजी निर्माण ज्यादा होगी ना, वहां पे भौतिक पूंजी अधिक उत्पादक हो जाएगी। भौतिक पूंजी अधिक उत्पादक हो जाएगी। समझे इसका मतलब? नहीं समझे। देखिए बेटा, 10 लाख रुपए है हमारे पास। कितने रुपए हैं? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हमने दो व्यक्तियों को दिए। एक व्यक्ति एजुकेटेड है, स्किल है उसके पास, और उसके पास अच्छी ट्रेनिंग है, उसको दिए। दूसरे व्यक्ति को दिए जिसके पास ना तो बहुत अच्छी एजुकेशन है और ना उसके पास कोई काम करने का स्किल है और ना ही उसके पास किसी प्रकार की ट्रेनिंग है। ये 10 लाख रुपए कुछ दिन में उड़ा देगा, इसके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके पास कुछ समय बाद में जाएंगे तो ये इसके पास 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये क्या कहेगा, 10 लाख रुपए आपने दिए थे, हमने बढ़िया सा बिजनेस खोला और उस बिजनेस में हमें बहुत फायदा हुआ, फिलहाल हमारा पूंजी जो है वो 20 लाख रुपए की है। कहने का मतलब, अगर मानवीय पूंजी अच्छी है ना, तो वो भौतिक पूंजी को बहुत ज्यादा उत्पादक बना देती है। सड़क हैं, बांध हैं, नहर हैं, ये सारे के सारे भौतिक पूंजियां हैं। इन पे अगर मानवीय पूंजी अच्छी लगाई जाएगी ना, तो इनका विकास हो जाएगा। इनमें अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे टेक्नीशियन, कॉलेज में अच्छे टीचर्स, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी नर्स, है ना। तो जो अल्पविकसित देश हैं उनमें ज्यादा जरूरत किसमें है, भौतिक पूंजी में निवेश करने की ज्यादा जरूरत है कि मानवीय पूंजी में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है? बताएं बेटा। आई थिंक मानवीय पूंजी में निवेश करने की जरूरत ज्यादा। अगली बात, मानवीय पूंजी में जब निवेश करेंगे ना, तो लोगों की आय बढ़ेगी। लोगों की आय बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर जो है वो ऊंचा, लाइफ जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होगा। क्योंकि मानवीय पूंजी निर्माण होगा तो वहां पे उत्पादन होगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो अच्छे से पैसा आएगा पास में। और फिर एक जो बिंदु अगला आता है वो आता है कि मानवीय पूंजी निर्माण में जो प्रतिफल होते हैं, जो रिटर्न मिलते हैं, वो ज्यादा मिलते हैं। यानी अगर हम किसी भी सेक्टर में पूंजी लगाने की बजाय और बढ़िया स्किल्ड पर्सन लगाते हैं और बढ़िया कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, तो ये रिटर्न्स ज्यादा देंगे इनकी बजाय। समझे? मशीन कभी कभी चालू हो जाती है हमारी पड़ोस वाली। चलो, ज्यादा आवाज नहीं आ रही होगी, हम कंटिन्यूस रखेंगे आज इस आवाज में।
अब बात आती है मानवीय पूंजी निर्माण से संबंधित समस्याएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स में जो फेस कर रहे हैं उनकी बात करेंगे। कौन कौन सी समस्याएं जो है मानवीय पूंजी निर्माण में जो है वो आती हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या ये है। कौन सी? अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। बढ़ती हुई जनसंख्या सारा कबाड़ा कर देती है, कमाओ ज्यादा खर्चा, ज्यादा जनसंख्या की बहुत सारी दिक्कत, उपभोग ज्यादा चाहिए, और उपभोग के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी इनके सामने आती हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी, स्वच्छता का इश्यू होगा, इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उनमें इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, जल निकासी की समस्या होगी, ज्यादा लोग रहेंगे तो वहां पे ये समस्या होगी, आवास की समस्या, अस्पताल की समस्या, शिक्षा की, अनाज आपूर्ति की, नाच बोलो खांगा, पोषक पदार्थ इनको चाहिए, सड़कें इनको ज्यादा चाहिए, बिजली इनको ज्यादा चाहिए, नहर की जरूरत पड़ेगी, तालाब की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे स्कूलों की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट स्कूल अलग, गवर्नमेंट स्कूल अलग, प्राइमरी अलग, मिडिल अलग, उसके बाद में ज्यादा कॉलेज की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि जो है वो एक तरह से नेगेटिव फैक्टर बनता है बेटा, इसके लिए ये बड़ी समस्या है, तो इसको इलाज करना पड़ेगा। दूसरा है अल्प विकसित देश, ब्रेन ड्रेन का नाम सुना होगा आपने कभी? ब्रेन ड्रेन एक कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछ लिया, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? ड्रेन समझते हो? इंग्लिश वर्ड है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। वॉशिंग मशीन है किसी के घर में, वॉशिंग मशीन में एक बटन होता है, और उसमें इधर घुमाते हैं ना, एक जगह लिखा हुआ होता है ड्रेन। क्या लिखा हुआ होता है? ड्रेन। और ड्रेन पे वो नॉब घुमा के हम कर देते हैं ना, तो वॉशिंग मशीन के अंदर का सारा पानी पाइप से जो है बाहर चला जाता है, सारा पानी बाहर चला जाता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब एक तरह से ये कहते हैं मस्तिष्क का निकास, अंदर से निकालना नहीं। ब्रेन ड्रेन अब बात में बताता हूँ, ये सामान्य बात, ड्रेन की बात करता हूँ कि अब ब्रेन ड्रेन क्या है। अल्प विकसित देश है, रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर नहीं है बेटा यहां पे। कुछ बच्चे पढ़ लिए, आईआईटी कर लिए, बढ़िया इंजीनियर बन गए, इंजीनियर करने के बाद में उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, अच्छा खासा पैसा चाहिए, और वो किसी अल्प विकसित देश की किसी कंपनी में जॉब मांगने जाएगा, उसको कहेंगे आपको सालाना 10 लाख रुपए देंगे, उसको इंसल्ट फील होगा। 10 लाख रुपए, वो इतना बढ़िया इंजीनियर है कि वो 10 लाख रुपए में काम नहीं करेगा। तब वो कहां चला जाएगा? उसको यूएस की कोई कंपनी जो है वो 2 करोड़ का ऑफर दे रही है बेटा, यूएस की कोई कंपनी उस व्यक्ति को, उस बच्चे को 2 करोड़ का ऑफर दे रही है, वो कहां चला जाएगा? वो अमेरिका चला जाएगा। यानी कि अल्प विकसित देशों में से इस तरह के स्किल्ड पर्सन जो हैं, इस तरह के ब्रेन्स जो हैं बढ़िया, वो दूसरे देशों में चले जाना, ये ब्रेन ड्रेन है। क्या है? ब्रेन ड्रेन, यानी प्रवास करना, माइग्रेशन करना, दूसरे देशों में चले जाना। इसमें कर्मचारी वर्ग जो विकसित देशों में चला जाता है, उसमें कुछ प्रशासक हो सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, कोई फिजिशियन हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, शिक्षाविद जिसको हम कह रहे हैं।
तो ये ब्रेन ड्रेन की बड़ी समस्या है, ये बड़ा काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। कहने का ब्रेन ड्रेन का मतलब बहुत ही विकसित मानव पूंजी जो है उसका दूसरे स्थान पर माइग्रेशन कर जाना, वो ब्रेन ड्रेन कहलाता है। ब्रेन का मतलब दिमाग, ड्रेन का मतलब वहां से निकल के दूसरी जगह चला जाना। तीसरी बात है कि अल्पविकसित देश जो है उनमें मानव शक्ति का जो नियोजन है, मानव शक्ति का नियोजन है वो अपर्याप्त है। मानव शक्ति का नियोजन अपर्याप्त है, इसका मतलब देश में पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा कर ली, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो जॉब में नहीं है। किसमें नहीं है? नियोजन का मतलब एक तरह से अपॉइंटमेंट हो सकता है, वो जॉब में नहीं है, वो खाली बैठा है घर पे, ठल्लो बैठे है। तो ये भी एक जो है मानव पूंजी निर्माण में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर विकसित देश होगा तो वहां पे रोजगार के पर्याप्त अवसर होंगे, अल्प विकसित देश है तो वहां पे रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होंगे, तो बहुत सारे ग्रेजुएट जो हैं वो खाली घूम रहे होंगे, कोचिंग क्लासेस के चक्कर लगा रहे होंगे, कोई गुजरात जा रहा होगा कमाने के लिए, लेकिन वहां भी उसको काम नहीं मिल रहा होगा। अगला है कृषि का पर्याप्त विकास नहीं होना। कृषि अल्प विकसित देशों की रीढ़ है, बैकबोन है उनकी, लेकिन उसमें भी बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है और कृषि का इतना विकास नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत कम उत्पादन उत्पादन वो जो है वो कृषि देती है। अगली समस्या आती है कि भौतिक पूंजी जो होती है ना बेटा, भौतिक पूंजी, उसकी ग्रोथ रेट को, उसकी वृद्धि दर को मापा जा सकता है। उसकी वृद्धि दर को, यानी किस दर से वो भौतिक पूंजी वृद्धि कर रही है। जैसे हम ये कहें कि हमारा पैसा जो है वो 10% दर से बढ़ रहा है, लेकिन जो मानवीय पूंजी है ना, उसकी ग्रोथ रेट को मापा जाना बहुत मुश्किल है, उसकी वृद्धि दर को मापा जाना बहुत मुश्किल है, और वृद्धि दर को मापे नहीं जाने से पता नहीं चलता कि कितनी ग्रोथ की जानी है, कितनी मानवीय पूंजी की और जरूरत हमको पड़ेगी। एक अन्य समस्या है, जो बड़ी समस्या है, गिरता शैक्षणिक स्तर। गिरता शैक्षणिक स्तर, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें, चाहे माध्यमिक शिक्षा की बात करें, चाहे प्राइमरी शिक्षा की बात करें, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, 25 लोग पढ़ाने के लिए लगा दिए, लेकिन अगर वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, वो शैक्षणिक स्तर को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उस देश के लिए नुकसान है। बहुत पढ़ाया लेकिन स्किल्ड पर्सन नहीं है पढ़ाने वाले, तो उस देश का नुकसान है, शैक्षणिक स्तर गिरेगा। क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, और उसके बाद में लास्ट में जो है ना, परीक्षा में पास करवाने के लिए क्या करवा देते हैं, नकल करवाना भी एक तरह से स्किल को गिराना है, एजुकेशन की क्वालिटी को गिराना है। तो जहां जिस देश में शैक्षणिक स्तर गिरता रहेगा ना बेटा, वो देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा, वो देश अल्प विकसित ही बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि एजुकेशन का जो लेवल है ना, उसको ऊपर उठाया जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए, और परीक्षा पद्धति चाहे जैसी भी रहे, उसकी एक गरिमा होती है, उसको बनाए रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन की गरिमा बनी हुई होनी चाहिए, भले ही 5% कम आ जाएंगे, लेकिन मूल्यांकन अगर अच्छा होगा ना, तो वो बच्चा निकल के जिंदगी में सफल होगा, और वो एक अच्छी मानवीय पूंजी जो है वो बनेगा। अगला है शिक्षा में निवेश का प्रतिमान, पैटर्न। शिक्षा में जो निवेश का पैटर्न है ना, प्रतिमान कहें, पैटर्न कहें, तरीका कहें, वो थोड़ा सा अटपटा है। जैसे हम भारत की बात करें तो जो एजुकेशन पे जो पैसा सरकारें खर्च करती है ना, वो सबसे ज्यादा खर्च होता है प्राथमिक शिक्षा पे या प्रारंभिक शिक्षा पर। कौन सी शिक्षा पे? प्रारंभिक शिक्षा पे। आपने देखा होगा कि निशुल्क शिक्षा है आजकल, तो हालांकि गर्ल्स के लिए 12th तक जो है
प्रारंभिक शिक्षा कर दी, लेकिन अभी तक देखने आएंगे कि न्यूट्रिशन जो मिलता है, मिड डे मील जो मिलता है, वो किसको मिलता है? प्राइमरी वाले बच्चों को, मिडिल प्रारंभिक शिक्षा को, यानी 1 से 8 तक को। उससे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, और कॉलेज में तो इतना खर्चा किया ही नहीं जाता। लेकिन मैं ये कहूं कि केवल इन पे खर्च करना ही पर्याप्त नहीं है। कॉलेज एजुकेशन में भी इस तरह की स्कीम्स या कोई भी प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि जो है, अगर कॉलेज एजुकेशन में भी इस तरह के विशेष प्रयास किए जाएंगे तो हमारे पास अच्छे स्किल पर्सन, अच्छे एजुकेटेड पर्सन और अच्छी मानवीय पूंजी का जो है वो निर्माण होगा। अब मानवीय पूंजी जो है, उसकी निर्माण की दर को बढ़ाने वाले कारक या उपाय। मानवीय पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने वाले उपाय, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि मानवीय पूंजी को जो है हम वृद्धि कर सकें। अब जो समस्याएं थी ना, उन समस्याओं पे काम करेंगे। सीधी सी बात, रटने की जरूरत नहीं है। जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं उन पे काम करेंगे। सबसे पहली बात पॉपुलेशन वाली थी, तो सीधी सी बात है, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है उनको ढंग से लागू किया जाए, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, लड़का लड़की का भेद खत्म किया जाए, इस तरह की बातें लोगों को बताई जाए, मेंटलिटी दिमाग में इस तरह से बैठाई जाए कि पॉपुलेशन को कम रखना बहुत जरूरी है, और पॉपुलेशन अगर इसका दबाव कम होगा तो काफी हद तक समस्याएं दूर हो जाएंगी। उपयुक्त मानव शक्ति का आयोजन किया जाए, मानव शक्ति जो है वो उसका क्रिएशन किया जाए, उसको ढंग से नियोजन उसका किया जाए, उसको अच्छे काम में लगाया जाए। ट्रेनिंग्स की विशेष व्यवस्था की जाए। मैं तो ये कहूं कि जैसे कोई व्यक्ति काम में लग भी गया है तो, और उस वो ट्रेनिंग करके आया है, तो भी टाइम टू टाइम उसकी प्राइमरी लेवल पे, उसके मिडिल लेवल पे, उसके सेकेंडरी लेवल पे या हायर एजुकेशन लेवल पे जगह जगह उसकी ट्रेनिंग, या उसके जॉब में लगने के बाद में उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह जो है होती रहनी चाहिए। उनकी हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। मेडिकल फैसिलिटीज उनको टाइम पे मिलनी चाहिए, सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज जो है उनको मिलनी चाहिए। हमारी राजस्थान सरकार में जो है वो काफी अच्छे इस तरह के जो हो रहे हैं, आपने बहुत सारी स्कीम्स जो है, हालांकि हमारे चैप्टर का हिस्सा नहीं है इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार जो है इस पे काफी अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रही है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वगैरह या आरजीएचएस वगैरह, या और बहुत सारी योजनाएं जो है वो इस तरह की चल रही है, तो उन पे आप देख सकते हैं। तो ये बातें हैं।
देखिए बेटा, अब बात करते हैं शिक्षा मानवीय संसाधन के एक आवश्यक तत्व के रूप में। बीच में थोड़ा सा कुछ दिमाग कहीं और चल रहा था। शिक्षा मानवीय संसाधन के विकास के एक आवश्यक तत्व के रूप में, यानी मानवीय संसाधन का जो विकास होना है ना, उसके लिए सबसे अहम चीज है शिक्षा। जरूरी है। शिक्षा का मतलब लोगों के पढ़ने लिखने की क्षमता, उनकी समझने की योग्यता, उससे दो चीजें आती हैं बेटा। एक व्यक्ति शिक्षित है और एक व्यक्ति साक्षर है। दोनों अलग अलग चीज है। साक्षरता का मतलब वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, और शिक्षा का मतलब उसने सारी एजुकेशन ले ली हो, प्राइमरी एजुकेशन भी किया है उसने, वो सेकेंडरी एजुकेशन भी है, हायर एजुकेशन भी है, वो स्किल्ड भी है, ये उसकी शिक्षा। साक्षरता में केवल पढ़ना लिखना जानता है। यानी जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं वो सारे के सारे साक्षर तो नहीं है, लेकिन सारे साक्षर व्यक्ति शिक्षित हों ये जरूरी नहीं। कहने का मतलब शिक्षा और साक्षरता समानार्थी शब्द नहीं है, दोनों में फर्क है। उद्देश्य क्या है इनके, क्या महत्व है शिक्षा के? शिक्षा से अच्छे नागरिक उभर के सामने आते हैं, विज्ञान का विकास होता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, लोगों के मानसिक स्तर का विकास होता है। अब भारत में शिक्षा के क्षेत्र का विकास किस किस तरह से हुआ है उसके बारे में जिक्र थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जस्ट मिनट, एक टेबल थी मेरे पास। कितनी तारीख है? 27 है ना? ये टेबल है, देखिए बेटा। सामान्य शिक्षा के प्रसार की बात हम करें, सामान्य शिक्षा के प्रसार की अगर बात हम करते हैं तो इस टेबल के अकॉर्डिंग भारत में 1950-51 में प्राथमिक और मिडिल स्कूल जो थे वो 2.23 लाख थे, और 2019-20 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 12.22 लाख जो है वो भारत में प्राथमिक और मिडिल स्कूल हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो है केवल 7.4 हजार स्कूल थे 1950-51 में, और 19-20 के आंकड़ों की अगर बात करते हैं 2.8 लाख लगभग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा है। कॉलेज अगर समान एजुकेशन की बात करें तो 578 कॉलेज थे, और 19-20 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 42,343 कॉलेज हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सारी प्रकार की सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी मिला के जितने भी विश्वविद्यालय थे वो 27 थे। और उसके बाद में 1,043, कहीं कहीं मैं इस आंकड़े को जो 900,000 के बीच में देखता हूं, ये लगभग आंकड़े हैं। छात्रों की संख्या की बात करें तो प्राथमिक में जो पढ़ने वाले छात्र हैं 50-51 में 19.15 लाख, और 2015-16 के आंकड़े हमारे पास हैं 17 करोड़ विद्यार्थी जो है वो प्राइमरी और मिडिल में पढ़ते हैं। माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो 15 लाख बच्चे पढ़ते थे 50-51 में, और 3.2 करोड़ बच्चे जो हैं वो 15-16 में पढ़ते थे। और यूनिवर्सिटीज में जो है कॉलेज एजुकेशन जो ले रहे हैं वो 3.6 लाख बच्चे थे, और 346 लाख बच्चे जो है वो 15-16 के आंकड़े जो हैं वो कहते हैं। देखिएगा आप, इस टेबल के बाद प्रारंभिक शिक्षा के और सारे ये जो है हमारे इन आंकड़ों को मैंने बता दिया है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा, बेटा एक प्रश्न बनता है, दो चीजें आती हैं, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और एक प्राथमिक शिक्षा। फर्क पता है इसमें? इसका फर्क आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्लास 1 से 8,
क्लास 1 से 8, और प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्लास 1 से 5। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया था। और बाकी जो आंकड़े हैं वो मैंने इस टेबल के माध्यम से बता दी। प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले का या प्रवेश का जो अनुपात है वो अनुपात काफी कम था। 1950-51 में लगभग 43% था। प्रवेश का अनुपात, प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश अनुपात या दाखिला अनुपात जो है वो था 43%। कैसे ज्ञात करते हैं दाखिला अनुपात? कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी बटा 6 से 14 वर्ष के कुल बालक, और इसके आधार पर जो है अगर प्रतिशत याद करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रवेश का जो अनुपात था वो 1951 में लगभग 43% था, और आज के दिन ये अनुपात जो है वो 100% से ज्यादा चला गया। आप सोच रहे होंगे 100% से ज्यादा कैसे चला गया? 100% से ज्यादा इसलिए चला गया कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश लेने वालों की जो संख्या है ना वो बहुत ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा कैसे? कि ये 6 से 14 वाले बच्चे हैं ना, उनसे भी बड़े बच्चे इनमें हैं। मान लीजिए देश में 6 से 14 के 100 बच्चे हैं, 6 से 14 वाले 100 बच्चे हैं, और जो प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ रहे हैं वो 6 से 14 वाले तो सारे पढ़ ही रहे हैं, और कुछ बड़े बुजुर्ग भी पढ़ रहे हैं, 15, 16, 17, 18 वाले, यानी 105 पढ़ रहे हैं। तो कितना हो गया? 105% हो गया। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में जो है सरकार के प्रयास काफी अच्छे रहे हैं। डेटा भी मैंने इसमें बता दिया था, और भी बहुत सारी चीजें की 1977-78 में। सॉरी 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 सॉरी, 1987-88 में देश में नवोदय विद्यालय खोले गए। कौन से विद्यालय खोले गए बेटा? नवोदय विद्यालय। पूरा नाम था इनका जवाहर नवोदय विद्यालय, जेएनवी। इनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण बच्चों को, हालांकि शहरी बच्चे इसमें पढ़ते हैं लेकिन 75% जो है ग्रामीण बच्चे पढ़ते हैं, उनको निशुल्क क्वालिटी एजुकेशन दी जाए 12वीं तक की। लगभग हर जिले में जो है वो एक नवोदय विद्यालय खोला गया। आपके झुंझुनू जिले का नवोदय विद्यालय काजड़ा में है, चूरू का नवोदय विद्यालय सरदार शहर में है। यहाँ पे 6ठी क्लास में एडमिशन होता है, आजकल 9th और 11th में भी एडमिशन होने लग गए। तो ये माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के पीछे एक अच्छी स्कीम थी। फिर पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय खोले गए। कौन से विद्यालय खोले गए? केंद्रीय विद्यालय खोले गए। केंद्रीय विद्यालय कई बहुत सारे जो आर्म फोर्स के हैं या और कोई अन्य प्रकार के जो कर्मचारी हैं जिनका ट्रांसफर होता रहता है, वो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो उन बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय जो है वो स्थापित किए गए थे। और इन केंद्रीय विद्यालयों की जो संख्या है वो संख्या आज के दिन 1248 है। कितनी है केंद्रीय विद्यालय? 1248। देश में नहीं, 1245 हमारे देश में। 1245 केंद्रीय विद्यालय हमारे देश में है, और 3 जो है एक मॉस्को में है, एक काठमांडू में है, और एक तेहरान में। यानी 1245 हमारे देश में और 3 जो है वो अदर कंट्रीज में केंद्रीय विद्यालय हैं। इसी प्रकार उच्चतर शिक्षा की बात करें, कॉलेज एजुकेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो देश में हर साल जो है वो केंद्रीय विद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय जो है वो बढ़ते रहते हैं। फिलहाल 40 यूनिवर्सिटी जो है प्रस्तावित हैं और बनेंगी। कॉलेजों की संख्या भी लगभग 40,000 है देश में।
और एक प्रश्न बनता है कि ये कॉलेज जितने भी हैं, यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, इनकी कंट्रोलिंग का काम कौन सी संस्था करती है? तो इनकी कंट्रोलिंग का काम करने का काम है यूजीसी, जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में नाम है बेटा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, याद रखना। उच्च शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की एक योजना चली। उच्च शिक्षा को व्यावसायिक, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हायर एजुकेशन जो है वो केवल पढ़ाई कर ली और पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। उसको इस तरह से बनाया जाए कि हायर एजुकेशन के बाद में बच्चा जो है, अगर वो अब किसी नौकरी में नहीं जाता है, किसी सरकारी नौकरी में नहीं जाता है, तो वो अपना खुद का काम कर सकता है। तो इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन जो है वो लागू की गई। व्यावसायिक शिक्षा जैसे कुछ पाठ्यक्रम चलाए गए। कई आज भी कुछ स्कूलों में 9th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन है, कुछ में 11th में है। यानी उच्च शिक्षा, और मैं तो ये कहूँ कि माध्यमिक शिक्षा में भी व्यावसायिक एजुकेशन का रोल जो है वो दिया गया। और व्यावसायिक बनाने की जो योजना बनाई वो स्टार्टिंग में फरवरी 1988 में बनाई गई केंद्र सरकार द्वारा, फरवरी 1988 में। तकनीकी चिकित्सा और कृषि शिक्षा में जो है वो भी काफी हद तक काम हुए हैं। कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, मेडिकल कॉलेज जो है वो हमारे देश में है, नर्सिंग कॉलेज हैं, बीएससी नर्सिंग वगैरह, और बहुत सारे जो हैं वो खोले गए। इनके जो डेटा अगर हम बताने जाएंगे तो हर साल डेटा बदलते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इन पे डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। ग्रामीण शिक्षा के लिए एक विशेष जो है वो योजना चलाई गई 1995 में, 1995 में, जिसका नाम था नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स। नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स। ग्रामीण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय परिषद, इसकी स्थापना की गई 1995 में। ग्रामीण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय परिषद, कहीं कहीं राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद भी इस तरह से लिखा हुआ आता है। ये ग्रामीण क्षेत्र की जो एजुकेशन है उसके लिए विशेष प्रकार से काम कर रही है। इसी प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रयास हुए हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काफी प्रयास हुए हैं। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत औपचारिक शिक्षा 1976 से 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा वगैरह का आपने नाम सुना होगा, इस तरह का जो है। उसके बाद में कुल साक्षरता अभियान, सभी के लिए शिक्षा, और इस तरह कुछ योजनाएं चली। देश में जो है एक स्टेट ऐसा है जहां पे आज भी लिटरेसी रेट 100% है। कौन सा है? केरला। केरल में 100% साक्षरता है। अब बात करते हैं शिक्षा पर व्यय की बात करते हैं। सरकारें जो हैं वो शिक्षा पर व्यय जो कर रही हैं वो जरूरत से काफी कम कर रही हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं कर रही हैं। जबकि ये बहुत ही सेंसिटिव जो है मुद्दा है, इस पे ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए।
इस जो सरकार द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसको दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक तो जो कुल सरकारी व्यय है कि सरकार ने कुल कितना खर्चा किया, कुल सरकारी व्यय में कितना प्रतिशत एजुकेशन पे खर्च किया गया, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है किसी भी देश की जीडीपी जो है उस जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया गया। 1952 में केंद्र और राज्य दोनों की बात अगर करें, हम 1952 के आंकड़े हमारे पास हैं। 1952 में केंद्र और राज्य सरकार की अगर कुल बात करें तो कुल सरकारी व्यय का जो है वो 7.92% जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया गया, 7.92 का। और 2009-10 के आंकड़े अगर बात करें हम तो वहां पे 14.2% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया गया। और अब जो है शिक्षा पर व्यय घटते घटते लगभग 4% हो गया है। और ये मान सकते हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा पर जीडीपी का जो परसेंट बात करें तो वो 4.6 के लगभग है और इसको कम से कम 6% किया जाना चाहिए। जो समस्याएं हमारे सामने हैं, निरक्षर लोगों की बहुत ज्यादा संख्या है, व्यवसायीकरण पूरी तरह से नहीं हो रहा है, एक जेंडर बायस की बड़ा इशू है। जेंडर बायस का नाम आपने सुना होगा, मैं कई बार जिक्र करता हूं। ये शिक्षा में महत्वपूर्ण रोड़ा है। जेंडर बायस का मतलब लिंग पक्षपात, कहने का मतलब लड़के को अच्छी एजुकेशन देंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। लड़का तो अगर पढ़ने लायक होगा तो उसको दिल्ली भी भेज देंगे, लड़की को जो है झुंझुनू भी नहीं भेजेंगे। लड़के को जो चाहे वो कोर्स करवा देंगे, लड़की के लिए 12वीं बहुत है। लड़का बढ़िया पब्लिक सेक्टर प्राइवेट स्कूल में जाएगा और लड़की को कहीं भी भेज दो और गांव में, गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए, बिगड़ जाएगी। ये जो है। और फिर एक इशू जो आता है वो ग्रामीण का आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन के वो जो अवसर हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये बातें जो हैं वो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो पूरा हुआ। पूरा करवाना था इसको इसलिए बीच मैं कुछ एक प्रश्नों का जिक्र करता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो कितनी है, मैं बिना कोई ऑप्शन बताए आपको बता देता हूं, 74.04%। भारत की लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के आंकड़े ही आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि 2021 की जनगणना हुई नहीं है। 74.04%। अगर ऑप्शन में आपके केवल 74 आता है, दूसरा 64 आता है, तीसरा 89 आता है, पांचवा 95 आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? 74। और 15 साल से अधिक बच्चे जो हैं, 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनके इसमें लिटरेसी रेट की बात करें, अगर ये तो सामान्य है, अगर 15 साल से ऊपर की बात करें तो 77.7% है। 77.7%। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूजीसी की होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? मैंने बताया कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि देश में कितने हैं तो 1245, और ये पूछा जाए कुल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं तो कितने? 1248। काठमांडू में है, मॉस्को में है, तेहरान में है। देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी नियम, देश में तकनीकी शिक्षा से संबंधित नियम और अधिनियम को लागू करवाने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? देश में तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन जो है उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आप सीधा सीधा नोट कर लीजिएगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।
समय के एक निश्चित बिंदु पर एक राष्ट्र के कौशल और सुविज्ञता का भंडार, कौशल और सुविज्ञता का भंडार, कौशल, कौशल जा रहे हैं, कौशल किसके पास होगा? पूंजी के पास नहीं होगा, कौशल किसके पास होगा? व्यक्ति को। तो कौशल का जो भंडार है वो क्या कहलाएगा? सीधी सी बात है, मानव पूंजी। भारत में कौन सी भारत में पूंजी निर्माण की एक समस्या है? पहला ऑप्शन दे रखा प्रतिभा पलायन, प्रतिभा पलायन। देखिए हमने कहा ना मस्तिष्क निकास, प्रतिभा दूसरी जगह चली जाएगी, कहने का मतलब वही, ये कौन सा है? ब्रेन ड्रेन। दूसरा है निम्न शैक्षिक मानक यानी एजुकेशन का गिरता हुआ लेवल। तीसरा है जनसंख्या में वृद्धि। तो ये तो सारी ही समस्याएं हैं। अब है पढ़ने लिखने की योग्यता को क्या कहा जाता है? पढ़ने लिखने की योग्यता को क्या कहा जाता है? ये अच्छा, इस पर चर्चा कर चुका हूं मैं। शिक्षा, मानव पूंजी, साक्षरता और मानव विकास। केवल पढ़ने लिखने की बात आती है। मानव विकास में बहुत सारे पहलू हैं। मानव पूंजी आप समझ चुके हैं। साक्षरता और शिक्षा हमने कहा था कि एक जैसे नहीं। साक्षरता केवल पढ़ने लिखने से संबंधित है और शिक्षा में दूसरे पहलू भी शामिल हैं। तो पढ़ने लिखने की योग्यता जिसके पास है कि पढ़ लिख सकता है, भाई किताब पढ़ सकता है। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा संगठन उच्चतर माध्यमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी सामग्री का चयन करता है कि आपकी जो किताबें हैं उसमें कौन सा सिलेबस आएगा, क्या कंटेंट आना चाहिए, क्या हटाना चाहिए। जैसे अभी ये कहा गया कि कुछ सिलेबस जो है वो हटाना चाहिए, ये किसने फैसला लिया? एनसीईआरटी ने। किसने लिया? एनसीईआरटी ने, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में साक्षरता की दर कितनी है? देखिए साक्षरता की दर जब आई थी ना, जनरल पॉइंट प्रश्न पूछा था तब तो हमने कहा था 74.04, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता जो है वो काफी कम है, 68.9, सॉरी 68.09 नहीं, 68.91% ये ग्रामीण में है। और शहरी क्षेत्र में साथ में प्रश्न नहीं है इसमें, लेकिन मैं शहरी क्षेत्र में भी बता दूं आपको, शहरी क्षेत्र में लगभग 84% है, 84.06%। और भारत में साक्षर महिलाएं कितनी हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि महिलाओं की साक्षरता कितनी है तो 65.46%। और पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 82.14%। तो ये आपके प्रश्न हो गए। बाकी नेक्स्ट जो है वो मिलते हैं कल, आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। 4-5 पीरियड की क्लास और हो जाएंगी, उसके बाद जो है वो हम इसको पूरा कर देंगे। ठीक है बेटा, बाय।